Assalamu alaikum. Fariha Liaquat is here, and the topic today we are going to discuss is reproduction in the flowering plants. रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी डिटेल मैं इस लेक्चर में नहीं दूंगी। सो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, दीज आर एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स। सो व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स जो हैं, these are enclosed seeded plants। एंजियो का मतलब होता है enclosed, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो हैं वो उनके फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल आ जाती है यहाँ पर मैंगो की। ठीक है, मैंगो का सीड, फ्रूट बाहर है, सीड उसके अंदर है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ सकती है एप्पल की, गावा की। ठीक है, इस तरह के काफी सारे प्लांट्स हैं जो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो गेमिटोफाइट स्टेज प्रोड्यूस करती है, और गेमिटोफाइट स्टेज स्पोरोफाइट स्टेज प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड होती है और गेमिटोफाइट स्टेज जो है वो हेप्लॉइड होती है। अब स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज। गेमिटोफाइट का मतलब है गेमीट्स प्रोड्यूसिंग स्टेज। तो ये जो पॉइंट है, स्पोरोफिटिक स्टेज replaces the gametophytic and gametophytic replaces the sporophytic phase। तो इसको आज हम साइकिल को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताती जाऊंगी। गेमिटोफाइट जो है वो हमेशा मेल और फीमेल गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। स्पोरोफाइट के टिश्यूज के अंदर वो एम्बेडेड होते हैं। तो इस तरह से गेमिटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे, और स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। मैं आपको ये बता दूं कि स्पोरोफाइट को पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि आप जितने भी प्लांट्स देखते हैं, जो प्लांट आपको नजर आता है, ठीक है, उसमें रूट है, स्टेम है, उसके लीव्स हैं, ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। कि ये सारे पार्ट्स जो है प्लांट के कलेक्टिवली इसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। गेमिटोफाइट किसे कहते हैं ये हम साइकिल में बता डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द साइकिल। ये मेरे पास एक फ्लावर है, क्या, जिसमें ये सेपल्स हैं, दीज आर पेटल्स। उसके बाद ये मेरे पास एंड्रोशियम है, और यहाँ पर जो है ये गाइनोशियम है। ठीक है, अब एंड्रोशियम या फिर जिसको हम सिंगली जो है वो स्टेमन कहते हैं, उसका ये एक स्पेसिफिक फिलामेंट है, और फिलामेंट के ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा राउंडेड सा, इसको हम एंथर कहते हैं। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंथर को जो है वो यहाँ पर इन्होंने मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। राइट, एंथर को की मैग्निफिकेशन की हुई है, और आप देख सकते हैं कि एंथर जो है वो आपको यहाँ पर लार्ज कर बड़ा दिखाया गया है, और एंथर का ट्रांसफर सेक्शन यानी इसकी कटिंग की हुई है। ये एंथर है, इसको इस तरह से कट किया हुआ है ऐसे। ट्रांस ट्रांसफर सेक्शन होता है जिसको आप सीधा इस तरह से कट करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी कटिंग की गई हुई है। आप देखें इसके 1 2 3 4 आपको 4 राउंडेड से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस एंथर के अंदर यहाँ पर 4 राउंडेड स्ट्रक्चर थे इसके अंदर। ठीक है, अब वो 4 राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको हम चैम्बर्स कहते हैं। तो एंथर के अंदर जो है ये 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, अब इन चैम्बर्स के अंदर आपको ये छोटे छोटे से सेल्स भी नजर आ रहे होंगे। राइट, ये छोटे छोटे से आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। अब ये जो सेल्स हैं एक्चुअली दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है, दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड विच आर डिप्लॉइड। अब क्या होगा, अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस होने से एक डिप्लॉइड सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 हेप्लॉइड सेल में। आपको पता है कि जब भी मियोसिस होती है, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है,
मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है और माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड में भी हो सकती है और हेप्लॉइड में भी हो सकती है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे जो कि हेप्लॉइड होंगे। अब माइक्रोस्पोर में हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर जो है वो हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, राइट। अब वो जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, हेप्लॉइड होगा। अब जो नेक्स्ट डिवीजन है वो माइटोटिक डिवीजन होगी। मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस का एक डिफरेंस बता दूं कि माइटोसिस से हमेशा दो सेल्स बनते हैं। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है और हेप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है। डिप्लॉइड से अगर डिप्लॉइड सेल में होगी, पेरेंट सेल डिप्लॉइड होगा, तो बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं वो भी डिप्लॉइड होंगे। आप देख सकते हैं ये डिप्लॉइड पेरेंट था तो इसके दोनों डॉटर्स भी जो हैं वो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड हैं। हेप्लॉइड में भी हो सकती है, अगर पेरेंट सेल हेप्लॉइड है तो बनने वाले जो दोनों न्यू सेल्स होंगे वो भी क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे। और इसके अलावा इसके बरक्स जो मियोसिस है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस कभी भी हेप्लॉइड सेल्स में नहीं होती। मियोसिस जो है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है, यानी कि पेरेंट सेल हमेशा डिप्लॉइड होता है, वो हेप्लॉइड नहीं हो सकता। और उससे बनने वाले जो सेल्स होंगे वो हेप्लॉइड होंगे और वो नंबर में कितने होंगे, 4 होंगे। माइटोसिस में कितने थे, एक सेल से कितने बन रहे थे, 2। और मियोसिस में कितने बनेंगे, एक सेल से 4 बनेंगे, यानी डिप्लॉइड से 4 हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये हेप्लॉइड में मियोसिस नहीं होती। ये मैंने मियोसिस को बताया है और यहाँ पर मैंने जो है वो आपको माइटोसिस बताया। कि ये इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर साइकिल में हमें इस माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस की ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने देखा था कि मियोसिस हुई थी तो डिप्लॉइड सेल में हुई थी। उसके बाद हमारे पास हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब माइक्रोस्पोर्स जो हैं इनके न्यूक्लियस में जब भी एक मियोसिस होती है तो क्या होता है, या माइटोसिस होती है तो एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। हम यहाँ पर जो डिवीजन की बात करेंगे वो हम सेल की बात नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे आगे से, यहाँ से। इस पॉइंट से जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम सेल की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस के डिवीजन की बात करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर एक सेल, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने हुए हैं यहाँ पर अगले में। तो इसका मतलब है कि ये तो हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड में मियोसिस तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में क्या हुई होगी, माइटोसिस हुई होगी। ये वाला प्रोसेस चला होगा, यानी कि एक न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड था उससे उसके अंदर माइटोसिस हुई और उससे हमारे पास 2 न्यूक्लियस और प्रोड्यूस हो गए। यानी कि इस ये मैंने रेड से शो कर दिया है, इससे हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई जिसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि खुद भी क्या होंगे, हेप्लॉइड ही होंगे। ऐसा ही है ना, ये खुद भी ये पेरेंट सेल हेप्लॉइड है तो बनने वाले जो 2 न्यू सेल्स हैं या न्यूक्लियस हैं वो भी हेप्लॉइड हैं। तो यहाँ पर भी ये हेप्लॉइड था तो बनने वाले जो 2 नए न्यूक्लियस हैं वो भी हेप्लॉइड होंगे। अब उसके बाद एक न्यूक्लियस को हम नाम दे देंगे जनरेटिव न्यूक्लियस का और एक न्यूक्लियस को हम नाम दे देंगे ट्यूब न्यूक्लियस का। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये एक्चुअली फिर दोबारा से माइटोटिकली डिवाइड करेगा और कितने से न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। इस वाले से 2 ये नए बन जाएंगे और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो एक सेल के अंदर यानी एक स्पोर के अंदर जो है वो हमारे पास कितने न्यूक्लियस बन गए, 1 2 3। तीनों क्या है, हेप्लॉइड हैं। इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेल गैमेटोफाइट क्या है, हेप्लॉइड है। हमने पीछे ही डिस्कस किया था ना, गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वो हेप्लॉइड होती है। तो अभी हमने मेल गैमेटोफाइट देख लिया, मेल गैमेटोफाइट क्या है, हेप्लॉइड है। गेमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर ये जो 2 न्यू सेल्स बने हैं बाय न्यूक्लियस, सॉरी, बने हैं बाय द डिवीजन ऑफ द जनरेटिव न्यूक्लियस, ये एक्चुअली
स्पर्म्स हैं, ठीक है? तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और मेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो इनको ये स्पर्म्स हैं। और ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारे पास, ट्यूब न्यूक्लियस है, जो कि एक्चुअली बाद में ट्यूब प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरी की। क्या ये जो सारा हमारे पास पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक राउंडेड, ये ओवरी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज बाहर निकाल के दिखाई हुई है, एक्चुअली वो ओव्यूल को दिखाया गया है, ठीक है? ओवरी इसके अंदर ही है, लेकिन ओव्यूल को जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। अब आप देखें कि ये ओव्यूल है, और ओव्यूल को बताया गया है दैट इज डिप्लॉयड सेल, और जो कि मैक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है? अब ओव्यूल में जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड है। अब क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस से हमने पीछे ही पढ़ा था कि मियोसिस जब होती है, एक डिप्लॉयड सेल से क्या होता है, हमारे पास 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। तो अब इसमें मियोसिस हुई है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, ठीक है? ये 4 हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब उसमें से आप देख रहे हैं कि एक जो है उसको जरा ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक कलर से, बाकी सबको डॉटेड से शो किया हुआ है। एक्चुअली ये जो बाकी के सारे 3, ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ वन है, ये तीनों सेल्स जो हैं, ये साइनर्जिड सेल्स हैं। साइनर्जिड का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग सेल्स हैं। ये खत्म हो जाएंगे, ये अपनी फूड भी जो है ना, ये इस वाले को दे देंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? इसको प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये सरवाइव कर जाएगा, और बाकी ये तीनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यानी हमारे पास इस ओव्यूल के अंदर बचा क्या है, हेप्लॉइड, 1 हेप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके बाद उसके बाद जो है वो हमारे पास माइटोसिस होगी। और इस माइटोसिस में क्या होगा कि ये वाला जो न्यूक्लियस है, एक्चुअली ये माइटोटिकली डिवाइड होगा। कितनी दफा डिवाइड होगा, ये 3 दफा डिवाइड होगा। यानी एक 1n जो है, अगर एक दफा डिवाइड हो तो क्या करेगा कि दो दो न्यूक्लियस बनाएगा। उसके बाद जो है ये उसके बाद जो है ये ही वाले दोनों सेल्स जो हैं, ये दोबारा डिवाइड करेंगे, और वो क्या करेंगे, फिर 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, ये फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, और डिवाइड होने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास टोटल यहाँ पर कितनी डिवीजन्स हुई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक माइटोटिक डिवीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी माइटोटिक डिवीजन। यानी एक सेल में 3 दफा माइटोटिकली एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और वो डिवाइड होने से 8 सेल्स बनाएगा। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो है वो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये जो 8 न्यूक्लियस हैं, आपको नजर आ रहा है कि 3 एक साइड पे हैं और 3 एक साइड पे हैं। नीचे वाले जो 3 न्यूक्लियस हैं, उनमें से सेंटर वाला न्यूक्लियस थोड़ा सा इनलार्ज होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। उसको हम नाम दे देंगे एग न्यूक्लियस का, या एग का, ठीक है? अब इसके अंदर एग है, ठीक है? इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, गेमिटोफाइट। उसमें क्या था, पीछे जब हम एंथर में पढ़ रहे, तो एंथर के अंदर हमारे पास मैंने बताया था कि स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है? 2 स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था, मेल गेमेटोफाइट का। 2 स्पर्म्स बनते हैं, और एक उसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है, तो स्पर्म्स की वजह से हम उसको मेल गेमेटोफाइट कहेंगे। आप देख सकते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। तो यही बात हमने डिस्कस की थी ना, कि फीमेल मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, और स्पोरोफाइट इसमें डिप्लॉइड होती है। तो अभी अभी तक हम स्पोरोफाइट तक नहीं पहुंचे, तो वो भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये सेंटर वाले, ये एक्चुअली 4
यही वाले 8 न्यूक्लियस में से कोई से 2 न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाएँगे। ये जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो ये क्या बनाएँगे? डिप्लॉइड बनाएँगे। उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि सारी चेंजिंग्स हो गई, हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट बन गया, इसमें भी सारी जो डिवीजन्स हैं वो हो गई हैं और हमारे पास मेल गेमेटोफाइट बन गया। अब क्या होगा कि ये जो मेल गेमेटोफाइट जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, वो पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करेगा। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लैंड कर रहा है। स्टिग्मा के साथ आके चिपकेगा या स्टिग्मा के साथ आके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद वो अपनी पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन न्यूक्लियस के थ्रू जो है वो पोलन ट्यूब बनाता चला जाएगा और वो पोलन ट्यूब यहाँ तक आ जाएगी। इस पोलन जो न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, इसका काम सिर्फ यही है कि इसने ट्यूब ही बनानी है। जब वो ट्यूब बन जाएगी, किसके अंदर? यहाँ पर स्टाइल से होती हुई वो ओवरी तक ट्यूब आ जाएगी, तो इस वाले ट्यूब न्यूक्लियस का काम खत्म हो जाएगा। वो वहां पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फंक्शन था वो सिर्फ ये था कि उसने ट्यूब न्यूक्लियस बनाना है, उसने सॉरी ट्यूब बनानी है, पोलन ट्यूब बनानी है। अब उस पोलन ट्यूब से जो है ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो आएंगे और आकर एग को और ये इस न्यूक्लियस को जो है वो फर्टिलाइज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या किया है, यहाँ पर पूरी एक ट्यूब बना दी। अब उसके बाद वो खत्म हो गया। आप देखेंगे कि ये 2 आपको नज़र आ रहे होंगे न्यूक्लियस। इसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड, दोनों न्यूक्लियस सॉरी हैप्लॉइड हैं। दोनों के दोनों जो हैं दीज़ आर स्पर्म्स। एक न्यूक्लियस जो है वो आकर इसके साथ फ्यूज़ करेगा, इस एग के साथ, और दूसरा वाला न्यूक्लियस जो है वो इनके साथ फ्यूज़ करेगा। यहाँ पर आप देखिए, अब ज़्यादा वो क्लियर दिखाया गया है कि एक न्यूक्लियस जो है वो इसके साथ फ्यूज़ कर रहा है और दूसरा ये वाला न्यूक्लियस जो है ये जाकर इनके साथ फ्यूज कर रहा है। ठीक है? तो अब फर्टिलाइजेशन कितनी दफा हुई है? 2 दफा फर्टिलाइजेशन हुई है। एक स्पर्म की एग के साथ एक फर्टिलाइजेशन, दूसरे स्पर्म की एंड इस फीयर न्यूक्लियस के साथ क्या, कौन सी फर्टिलाइजेशन? सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गई। इसको हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में या प्लांट्स में होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो क्वेश्चन है, ये क्योंकि मैट्रिक क्लास से टॉपिक लिया गया है, एफए होमिक से लिया गया है, तो दोनों के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखिएगा। अब आप देखें कि ये एग जो था ये हैप्लॉइड था ना, हमने बात की थी पीछे, ये देखें ये हैप्लॉइड है। स्पर्म क्या था? हैप्लॉइड था। तो एक स्पर्म और प्लस वन एग, सॉरी, प्लस वन स्पर्म न्यूक्लियस या स्पर्म, ये जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि वन एन 2n। और यहाँ पर क्या था? 1n और 1n, दोनों 1n थे ना, ये देखें 1n और 1n दोनों 1n थे। अब जो नया आने वाला जो स्पर्म इनके साथ आके फ्यूज हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा इनके साथ, और मिलके क्या बनेगा हमारे पास? 1n स्पर्म का, 1n इन दोनों न्यूक्लियस का, हमारे पास क्या बन जाएगा? 3n, और उसको 3 कलेक्टिवली 3n को क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस हैं 1 2 3, ये ऊपर वाले 3 और ये वाले साइड्स वाले 2, ये तीनों और ये दोनों जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और फाइनली हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, क्योंकि ये साइनर्जिड न्यूक्लियस थे। ठीक है, साइनर्जिड का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग न्यूक्लियस। ये क्या करेंगे? अपनी फूड भी जो है ना ये एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को दे देंगे, और खुद इनका फंक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, और ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? जाइगोट बचेगा और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचेगा। एंडोस्पर्म आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा माइटोटिकली, और पूरे जो ओव्यूल में ये स्प्रेड हो जाएगा। और जाइगोट जो है वो भी कुछ लिटिल बिट ग्रो ग्रो करेगा, लेकिन यहीं पर ही कन्फाइंड रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो गया फाइनली एम्ब्रियो में। और ये सारा जो हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये भी ग्रो करता जाएगा और फाइनली बहुत ज़्यादा टिश्यूज बना देगा, बहुत सारे सेल्स बना देगा, और फाइनली सिमिलर सेल्स जो है टिश्यूज बनाते हैं, तो एंडोस्पर्म टिश्यू यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो साइड वाला पार्ट था ओव्यूल का, यहाँ ये वाला जो है ये सीड कोट बना देगा। ठीक है, वो सख्त हो
जाएगा, रिजिड हो जाएगा, सीड कोट बना देगा और ये आपके पास एम्ब्रियो आ गया। ये छोटा-सा आपको एक नज़र आ रहा होगा राउंडेड सा स्ट्रक्चर, एक्चुअली इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से वाटर जो है वो एंटर होता है जब सीड को हम ज़मीन में लगाते हैं, बीज को ज़मीन में लगाते हैं, तो वाटर इसमें एंटर होता है और फिर जो है वो सीड को रप्चर यानी कि वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद जो है ये सीड बन गया, लेकिन हमने यहाँ से सिर्फ ओव्यूल को निकाला था, ठीक है? ओव्यूल जो है वो क्या करता है, सीड बनाता है, फ्रूट भी बनता है फ्लावर से। तो ये जो ओवरी है ना, ये वाली, ये सारी, ये राइपन होने के बाद जो है वो फ्रूट बना देगी और उसके अंदर ये जो सीड था, ये ओव्यूल था सॉरी, उसने क्या बना दिया, सीड बना दिया। तो फ्रूट जो है डेफिनेटली ओवरी के सॉरी ओवरी से जो है वो फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट डेफिनेटली ओव्यूल के बाहर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैंने एक फ्रूट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये मैंने मैंगो बनाने की कोशिश की है। तो ये जो क्योंकि इस टाइम मेरे माइंड में जो प्लांट है जिसमें सिर्फ एक ही सीड हो, हमने यहाँ पर एक ही सीड को डिस्कस किया ना, एक ही ओव्यूल को डिस्कस किया है। जिसमें एक ही सीड हो वो फिलहाल मेरे माइंड में जो वो मैंगो है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंगो है जो कि किससे बना है? ओवरी से बना है। इतने पार्ट से बना है। इसको मैं यहाँ पे येलो कर देती हूँ। और ये जो अंदर आपको ब्लू और ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ये किससे बना है? ओव्यूल से बना है। तो ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट आप एडिबल पार्ट होता है, उसको आप खा लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास ये सीड है, इसको ज़मीन में लगाएँगे और उस ज़मीन में लगाने के बाद हमारे पास एक नया प्लांट बन जाएगा। वो एक्चुअली नया प्लांट क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा और इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। अब आप देखें डिप्लॉयड क्यों होगा, क्योंकि ये जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस था ना, ये तो सिर्फ फूड इसने अपने अंदर कंटेन की हुई थी, अपनी फूड भी जो है वो प्रोवाइड कर देगा एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो क्या था हमारे पास, एम्ब्रियो या ये जाइगोट क्या था, ये डिप्लॉयड था ना। ये देखिए एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड था। तो इसका मतलब है एम्ब्रियो ही माइटोटिकली डिवाइड होके, यानी 2n से 2n बनता जाएगा और माइटोटिकली डिवाइड होके रूट शूट और पूरा का पूरा प्लांट बना देगा और उस प्लांट के ऊपर दोबारा से फ्लावर बनेगा। फ्लावर बनने के बाद फिर दोबारा से ये सारा साइकिल दोबारा चलेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में।